हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। कैसे हो आप सब? जिस तरीके से आप लोगों की जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज से 40 दिन बाद आपका CUT का एग्ज़ाम है। तो जैसे आपकी ये ड्यूटी है कि आप बहुत मन लगा के बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, तो उसी तरीके से इंडिया में इंडियन सिटीजन्स की भी एक ड्यूटी है कि वो इंडिया में ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कुछ जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी तरीके से लोगों को, सिटीजन्स को फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई हैं कि ये कुछ ड्यूटीज़ हैं जो एक सिटीज़न से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उन्हें फॉलो करेगा। ठीक, लेकिन इन फंडामेंटल को ड्यूटीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके सिग्निफिकेंसेस को, इसके फीचर्स को हम देखेंगे। लेकिन इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बार समझना, अगर इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी समझे कि ये आया क्यों, तो मैं हमेशा अपने लेक्चर में कहता हूँ कि हर इवेंट का कोई ना कोई कॉज होता है, और जब वो इवेंट हो जाता है तब उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो उसी तरीके से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसका भी एक कॉज था। इसका एक कॉज, हालांकि आप ये अपना आर्टिकल 356 पढ़ोगे तो उसमें, या 360 होगा तो आप इमरजेंसी 352 में पढ़ोगे, तो उसमें लीगल भाषा में तो गवर्नमेंट ने ये लिखा कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के चक्कर में और एक्सटर्नल प्रेशर्स के चक्कर में इमरजेंसी लगानी पड़ी। लेकिन असली कहानी, पॉलिटिकल थिंकर्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि असली कहानी ये थी कि इंदिरा गांधी जी को, जो उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनको 6 साल के लिए जेल भेज दिया। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक फरमान आया, ऑर्डर आया कि इंदिरा गांधी जी 6 साल के लिए जेल जाएंगी बिकॉज ऑफ माल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन प्रोसीजर्स। अब वहाँ उससे बचने के लिए उसका जवाब ये दिया इंदिरा गांधी जी ने कि मैं जेल वेल नहीं जाऊंगी, कंट्री में लगेगी इमरजेंसी, जो लगी 2 सालों के लिए, 1975 से लेकर 1977 तक। तो ये था इसका कॉज। और उस इमरजेंसी के दौरान फिर बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसकी इमरजेंसी खुद अपने आप में एक बहुत भद्दा, बहुत काला चैप्टर है इंडिया की डेमोक्रेसी में, क्योंकि हम हमेशा प्राउड करते हैं कि पिछले 75 साल में हमने अपने ये एशियन काउंटर पार्ट्स के मुकाबले बहुत ही मेच्योर डेमोक्रेसी चलाई, जबकि हमारा रीजन इतने सारे हैं, हमारे रिलीजन इतने सारे हैं, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी एक छोटा धब्बा है जो इन 2 सालों के लिए लगा। और इसमें भी कुछ काम ऐसे हुए जैसे स्टेरिलाइजेशन वगैरह, जो बहुत बुरे थे। उसमें से एक चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी मानते हैं, कुछ डिबेट्स होती हैं इसके अराउंड कि ये होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ लगाई। ठीक, तो हम इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम जाके इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे और इवेंचुअली ये है क्या, इसमें क्या क्या चेंजेस आए वो। ठीक है, क्विक लेक्चर है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जब ये आया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब तो हम समझ गए कि तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। इमरजेंसी जब लगी तब उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये रहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई, जो ओरिजिनली टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक, अब इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर देखा जाए एक बार, कि ये आर्टिकल 51A में है, और इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या ड्यूटी होगी? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, जो हमारे ये नेशन बिल्डर्स ने ये जो 2 साल से ज़्यादा का टाइम लगा के जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाई, जिसके दम पे हमारा देश गवर्न किया जाएगा, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की सब इज्जत करेंगे। और जिन आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, या जिस आइडियल्स पे हमारा देश चलेगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो इन आइडियल्स की भी सब रिस्पेक्ट करेंगे। हमारे नेशनल फ्लैग की और हमारे नेशनल एंथम की सब रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरी बात क्या है कि जो भी आज़ादी के दौरान, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो भी नोबल आइडियल्स जिसके अराउंड, जैसे चरखा चलाना और ये सारी चीज़ें, तो इसके बेस पे हमने आज़ादी को हासिल किया है। हमारी आज़ादी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन वाली आज़ादी नहीं थी, उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट और ऐसे हैं, पर हमारी आज़ादी बेसिकली कुछ नोबल आइडियल्स के अराउंड है, सत्याग्रह, चरखा चलाना, या इस तरह की चीज़ें। ठीक, तो उनको चेरिश करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करके रखे हर सिटीजन, ये उसकी ड्यूटी है। चौथी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी देश को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब आप तत्पर तैयार हो कि हाँ मैं खड़ा हूँ। ठीक, ये भी एक सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है। ब्रदरहुड रहे, भाईचारा रहे लोगों के बीच में, हार्मनी रहे, कोई किसी से झगड़े ना, इसका ख्याल भी, क्योंकि
कहते हैं ना कि फैमिली से शुरू, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जो कंट्री, जो सोसाइटी होती है, उसका छोटा इंस्टीट्यूशन फैमिली होता है, पड़ोसी पड़ोसी होता है। तो अगर वहाँ पे चीज़ें नॉर्मलाइज रहेंगी तो बड़े स्ट्रक्चर में देश में भी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो कॉमन ब्रदरहुड और हार्मनी रहे, और हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो रिच हेरिटेज है, पहले जो हमारा कल्चर है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, और जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको भी प्रिजर्व करके रखा जाए। तो उस पर जाके अगर कोई दिल बना के तीर निकाल देता है उसमें से, तो एक्चुअली वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन कर रहा है। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स एंड रिवर्स एंड लिविंग क्रिएचर्स। ये अब एक बजवर्ड आ गया है, क्लाइमेट चेंज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, कभी पेरिस में होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कोपेनहेगन में होती है। लेकिन जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 के आसपास, तब ही हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे या ये जो नेशन बिल्डर्स थे, उनको समझ आ गया था कि सारी चीज़ें, सारा डेवलपमेंट और आज़ादी को प्रोटेक्ट रखना जितना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी ये भी है कि हम अपने कल्चर और हिस्ट्री के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें। ठीक। 8th फंडामेंटल ड्यूटी है कि साइंटिफिक टेम्पर जो सोसाइटी का है वो बना रहे, कि जो हम बातें करें वो लॉजिकल बातें करें, वो कुछ ऐसी बातें करें जिनका सर पैर हो। तो जब भी कभी किसी टीवी चैनल पे ये बात होने लग जाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से की किसी ने बात, ठीक, तो वो चैनल तो साइंटिफिक टेम्पर का उल्लंघन कर ही रहा है, उसको देख के आप भी मतलब लॉजिकल काम नहीं कर रहे हो। तो ये एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी है जिसका ऐसी चीज़ें बना के हम उल्लंघन करते हैं, और उसको देख के भी कई बार। ठीक। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। सब पब्लिक प्रॉपर्टी में गुस्सा हो जाने के बाद कोई आंदोलन करते हुए, जैसे हमने अपनी आज़ादी शांतिपूर्ण तरीके से ले ली, तो उसी तरीके से हम कोई भी अपनी सरकार से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अपनी बात शांति से मनवा सकते हैं। उसके लिए बसों में आग लगाना, दुकानें जलाने की ज़रूरत नहीं है, और ना वो करना चाहिए। तो वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है ऐसी चीज़ों को बचा के रखना। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सेलेंस ऑफ ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल। ठीक है, एक साथ मिलजुल के वही सारी बातें हैं कि इकट्ठे चलना है और इकट्ठे नेशन को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है। ये तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। फिर 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी आई, क्या कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनको स्कूल जाना फ्री है और कंपलसरी है। ठीक, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ये वो भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, और इसके लिए ये मतलब इसके लिए कोर्ट भी जा सकता है अगर इसको फॉलो नहीं किया गया। तो ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जिनके बारे में हमने बात की। ये आई कैसे, इसके बारे में बात की कि इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि 6 साल के लिए आप जेल जाइए, आप इलेक्शन में घपलेबाजी कर रही हैं। उसका जवाब उन्होंने दिया, ऐसा है, मैं इमरजेंसी लगा रही हूँ। ठीक है, और कुछ बोलने से बेटर यही है कि मैं इमरजेंसी लगा रही हूँ। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि वो है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमने बात की ये नहीं था, इमरजेंसी के दौरान 1977 में आया। पहले सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही थे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज भी आया। इन 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी अगर आपसे पूछ लें, एमसीक्यू का जो क्वेश्चन आएगा वो 42nd अमेंडमेंट, 44th, 46th, 48, तो क्या है, टेक 42nd करना है। ईयर कौन सा है, 1976। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों नंबर्स को याद रखने में, तो ऐसे याद रख लेना आप, 4 + 2 = 6। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 4 + 2 = 6, 1976। एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 86th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में, काफ़ी सालों बाद। और ये जो पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट जो था वो कहाँ से, किस कंट्री से इंस्पायर्ड था। जैसे हमारा जो प्रियम्बल है वो इंस्पायर्ड है, जो सबसे पहले बना था वी द पीपल ऑफ अमेरिका, अमेरिकन सिटीजन्स के हिसाब से जो अमेरिका का प्रियम्बल बना था। उसी तरीके से जो यूएसएसआर है, इसने इंस्पायर किया कि हम फंडामेंटल ड्यूटी का ये जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटी की, लोगों की भाई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम सरकार से तो मांगते रहते हो कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, कुछ ड्यूटीज़ भी तो हैं आपकी। तो ये ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट सोवियत यूनियन से आया। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो इकलौती डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ इस वक्त हैं, यूजुअली डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर जो इकलौती डेमोक्रेटिक कंट्री है वो है जापान। ठीक है, ये कोशिश की है एक जैपनीज़ उसको शो करने की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हेल्प्स द कोर्ट इन एग्जामिन एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ।
ठीक, अगर कोई लॉ जो बन रहा है वो फंडामेंटल, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो हमने लास्ट टाइम डीपीएसपी पढ़ा था, फंडामेंटल ड्यूटी जो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, डीपीएसपी को सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, या तो इसलिए इसे बोला जाता है इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, कि आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते। पर हाँ, ये गाइडिंग लाइट तो है, ये अच्छी बातें तो हैं, जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल। अब ये क्या है कि इनको पढ़ना ना पढ़ना, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पर आप कोई भी अपने सोसाइटी में काम करते हो तो ध्यान रखते हो कि मैं इसके हिसाब से करूं, क्योंकि ये अच्छी बातें हैं। उसी तरीके से डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी बातें हैं, कोई भी चीज़ अगर की जाएगी तो वो एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करेगी। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली एंड नॉट टू द फॉरेनर्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, कि कोई चीज़ है जो इसको आपको करनी चाहिए। अब कोई क्यों हमारी कंट्री के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर उसको आप जाके देखोगे तो वो यूजुअली ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है, जबकि ऐसा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। फंडामेंटल राइट्स ऐसी हैं कुछ कुछ जो कुछ फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं, जो बाहर के सिटीजन से यहाँ आके रहेंगे। ठीक, उसके बाद वैसे ये जो सरदार स्वर्ण सिंह मैंने आगे डिस्कस नहीं किया, इसलिए था कि मैं पीछे आके डिस्कस करूँगा कि ये एक्चुअली जो कमेटी का रिकमेंडेशन था, ये 1976 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को वापस देखो कि अब आज़ादी के इतने साल हो चुके हैं, लगभग 30 साल के आसपास हो गए हैं, तो देखो कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से चेंजेस करने की आवश्यकता है, कौन कौन से चेंजेस करने की ज़रूरत है। और वो बीड़ा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई सरदार स्वर्ण सिंह जी को। ठीक, और इन्हीं की रिकमेंडेशंस में से कुछ इन्होंने पॉइंट सजेस्ट किए थे, उसमें से कुछ लिए गए, कुछ नहीं लिए गए, और वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई। ये इन्हें कहा जाता है कि ही इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर्स। पंजाब में मिनिस्टर रहे, यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एक बहुत ही फेमस इवेंट है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं पाकिस्तान के, तो जब 1971 का टाइम चल रहा था और बांग्लादेश, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए गए थे, बांग्लादेश एक तरफ हो गया था, तो यूनाइटेड नेशंस असेंबली में डिबेट चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि सरदार के हाथ खून से रंगे हैं, तो इट इज़ वेरी फेमस, और वो उस वक्त की न्यूज़पेपर्स में भी बहुत कवर हुआ कि ये सरदार स्वर्ण सिंह खड़े हुए, उन्होंने अपने हाथ दिखाए कि कहाँ लाल हैं। तो इसके अलावा भी ये बहुत प्रोमिनेंट पोस्ट पे रहे हैं। तो 71 की बात है, उससे 10 साल पहले जवाहरलाल नेहरू के ने रिसीव किया था एक चाइनीज़ प्रीमियर को, चाउ एंड लाउ करके नाम था उनका, मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। और उसी के बाद हिंदी चीनी भाई भाई और ये सब हुआ, और उसमें बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर थे, बहुत प्रोमिनेंट इंसान थे। तो ये हमेशा से कैबिनेट पोजीशंस और इन सब यूनाइटेड नेशंस और इन सब में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट, नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों के टाइम पे। तो जब इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक एडिशन करने की बात की, और वही जो हमने बात की कि जो इमरजेंसी लगी थी उसमें इसकी नीड फील की गई। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो एक नया पार्ट 4A बनाया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, जिसको सिंगल आर्टिकल 51A में कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ओरिजिनली इसमें 10 थे, लेकिन अब इसमें 11 हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 2002 में 86 अमेंडमेंट आया था उसको फंडामेंटल ड्यूटी भी माना गया। ठीक, इनकी रिकमेंडेशन थी ये। और कुछ ऐसी इन्होंने टोटल वैसे 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी थी, लेकिन कुछ इनकी बात है जो नहीं मानी गई थी, जो इन्होंने कहा था कि इसको भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तौर पे माना जाए, जो कि नहीं मानी गई। जैसे कमेटी सजेस्टेड पेनल्टी एंड और पनिशमेंट किसके लिए? फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मतलब उसे जस्टिसिएबल इन नेचर कर दो। अगर कोई आदमी है ज़्यादा राइट कर रहा है तो उसको बोलो अच्छा तुम्हारी ड्यूटीज़ भी तो है, आओ कोर्ट में आ जाओ, तुम्हें ज़्यादा आ रहा है। इससे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लंबे टाइम के लिए दब जाते। ये जो आप जंतर मंतर पे बहुत सारे प्रोटेस्ट देख रहे हो, ये उस तरह का कल्चर नहीं होता जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी कल्चर है, तो वो रहना चाहिए। तो इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक और चीज़ जो थी रिकमेंडेड बाय पेइंग टैक्सेस एंड वोटिंग इन द इलेक्शंस, ये भी इनका रिकमेंडेशन था कि जो टैक्सेस हैं उसको पे किया जाएगा। जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और जो लोग वोटिंग में मतलब इलेक्शन के दौरान वोटिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको उनके ये जस्टिसिएबल रहे और ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी रहे। तो ये तीनों चीज़ें नहीं मानी गई कि ना फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल रहेंगी और ना ही वोटिंग करना ऐसा है कि अगर कोई वोटिंग करने के लिए नहीं गया तो उसके ऊपर कोई केस हो जाएगा, किसी ने टैक्स नहीं पे किया तो उस तरह की बातें कि आपकी ड्यूटी नहीं है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स फंडामेंटल ड्यूटी के क्या हैं कि ये सिटीजन्स के लिए ही हैं, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है,
ये नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते उस सिटीजन्स के खिलाफ अगर उन्होंने ऐसा कोई ऐसा काम किया है जो उसको वॉयलेट कर रहा है। हालांकि पार्लियामेंट इन्फोर्स कर सकता है थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशंस कि अगर वो चाहे कि ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इससे अब हम कानून बनाते हैं, तब वो जस्टिसिएबल हो सकता है। क्योंकि जब सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना, कि पार्लियामेंट का काम है कि वो कानून बनाएगा, कोर्ट का काम है कि वो चेक करेगा कि वो जो बनाए वो ठीक तरीके से बनाए, तो इसके ऊपर बन सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे तो। उसके बाद जैसे हमने बात की कि 76 में सरदार स्वर्ण सिंह जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इंदिरा गांधी ने कि ये सब बनाइए, तो 99 में एक रिव्यू हुआ, इन 99 टू रिव्यू एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक और कमेटी बनाएगी 1999 में। इसलिए दो कमेटीज़ में लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले कौन सी आती है। पहले आती है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 76 की, फिर आती है ये जस्टिस वर्मा कमेटी। ये है वर्मा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस वर्मा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2011 से 2013 तक ये चीफ जस्टिस रहे इंडिया के। उसके बाद ये नेशनल ये जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके भी चेयरमैन रहे और चीफ जस्टिस भी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो विशाखा गाइडलाइंस थी उसमें इनका रोल रहा। ये दिल्ली में गैंगरेप जो हुआ निर्भया केस, उसमें इनका रोल था। और ऐसे बहुत से, इन्हें कहा जाता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म की बात जो हुई, उसके पीछे भी प्रोमिनेंट रोल जस्टिस वर्मा का भी है। इन दोनों के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया इसलिए क्योंकि आई रियलाइज कि कई बार हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे 10th 12th ग्रेजुएशन करके आगे बढ़ भी जाते हैं और वो यूपीएससी क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि सरदार स्वर्ण सिंह दिखते कैसे हैं, वो थे कौन, और जस्टिस वर्मा दिखते कैसे हैं, वो है कौन। इसलिए ये दोनों पिक्चर्स लगाने का और उनके बारे में एक एक मिनट बताने का मकसद यही था कि यू शुड बी फेमिलियर विद द फेसेस एंड विद दोज पर्सन्स एंड हाउ इंपॉर्टेंट दे वर एट देयर टाइम पीरियड्स। ठीक, जस्टिस वर्मा की कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज पे थी सिटीजन्स के लिए। 1999 ही आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस, कि कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाना चाहिए। इसलिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, क्योंकि हमने बात की थी ना पीछे जो हमारी 7th फंडामेंटल ड्यूटी थी, कि मैंने आपको बात की थी कि ये तो अभी फैशन में आ गया है कि क्लाइमेट चेंज और ये सब, लेकिन हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो 50 से ही बात कर रहे थे कि एनवायरनमेंट को बचा के रखना और ये सब करना है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको जस्टिसिएबल नेचर में बनाया जाए, इसके ऊपर लेजिस्लेशन बनाया जाए, वर्मा कमेटी के हिसाब से ही था। And the Verma committee recommended reorienting the approaches to school curriculum and teachers education program and incorporated fundamental duties in these programs. इन्होंने ये बात की कि जो स्कूल के कैरिकुलम्स हैं और जो टीचर्स और जो पढ़ने लिखने के तरीका की बेस्ट वे जो है वो स्कूल के थ्रू हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लोगों के बीच में प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे एक लीगल प्रोविजन बताया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के चक्कर में इमरजेंसी लगाई जा रही है, पर उसका रियल रीज़न ये था कि इंदिरा गांधी जी को 6 साल की जेल हो गई थी, 2 साल के लिए इमरजेंसी लगाई गई। और जब ये कहा गया कि रिकमेंड करो कि, तो वो रिकमेंडेशन की पावर जो थी वो सरदार स्वर्ण सिंह जी को 1976 में दी गई। टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, एक और ऐड हुई 2002 में और हो गई टोटल फिर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद उसी फंडामेंटल ड्यूटी को रिव्यू करने के लिए 1999 में जस्टिस वर्मा कमेटी भी बनी। इतनी सी बात है। और यही इसी में से आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इसी छोटे से लेक्चर से और इन्हीं चीज़ों से कवर हो जाएंगे। इसके बाहर से फंडामेंटल ड्यूटी से तो कुछ भी आना चाहिए ऐसे एथिक, मतलब बोलना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बट आएगा भी नहीं, आई एम श्योर। एंड आई एम श्योर कि ये लेक्चर देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक भी करोगे और इसे सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू द चैनल।